नमस्कार। खास पेशकश मध्य प्रदेश का महासंग्राम पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि वो देश में सशक्त है और जहां जहां उनके राज्य हैं वहां पर वो अपनी पैठ बनाए रखेंगे। इसी के चलते विजय संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह ने शिरकत की। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विशेष तौर पर विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और संबोधित भी किया। इससे पहले उन्होंने इंदौर में भगवान परशुराम की जन्मस्थली में रविवार को दर्शन पूजन किया। जन्मस्थली पहुंचने पर पंडितों ने अंगवस्त्र पहनाकर अमित शाह का स्वागत किया और उन्हें भगवान परशुराम की तस्वीरें भेंट की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। अमित शाह भाजपा के विजय संकल्प सम्मेलन में संकल्प जो यात्रा है उसमें हिस्सा लेने के लिए इंदौर पहुंचे हुए थे। ये राज्य में इस साल के आखिर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच शाह का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। पार्टी इसे सूबे में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी बता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में भाजपा के विजय संकल्प सम्मेलन में कहा, पूरे देश में भाजपा का सबसे अच्छा संगठन मध्य प्रदेश में है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा, यह सम्मेलन अगले चुनाव के लिए भाजपा के अभियान की शुरुआत है। भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बताता है कि 2023 और 24 में क्रमशः विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत तय है। अमित शाह ने इंदौर में कहा, वर्ष 2004 से 2014 के बीच संपर्क सरकार के शासन में पाकिस्तान से आतंकवादी भारत आए थे और वारदातों को अंजाम देकर चले जाते थे, लेकिन तब केंद्र की सरकार उफ तक नहीं करती थी। अमित शाह ने आगे कहा, कांग्रेस ने अपने 70 साल के शासन में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। आज गरीब कल्याण से जुड़े कार्यों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा, मध्य प्रदेश में 1.5 साल चली कमलनाथ सरकार ने पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए शुरू की गई 51 से ज्यादा योजनाएं बंद कर दी थी, ताकि बड़े बड़े ठेके देकर ठेकेदारों से कमीशन लिया जा सके। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू होने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ रविवार को इंदौर के दौरे पर हैं। इस दौरान आदिवासी मतदाताओं पर पकड़ मजबूत करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बीच जमकर सियासी खींचतान तेज होने के आसार हैं। लेकिन असल में सवाल यह खड़ा होता है कि 2003 से 2018 तक भाजपा सरकार जो है सत्ता में थी, उसके बाद 2018 में कांग्रेस आई, फिर उसके बाद जो सियासी समीकरण बिगड़ा तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां खड़ी होती गई, क्योंकि किस उनके जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कांग्रेस के जरिए, यानी विपक्षी दल के जरिए, कि वो सत्ता में वापसी करेगी और वहीं भाजपा विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है कि इस बार भी जीत उसी की होगी। और अमित शाह जी तो पहले ही कह रहे हैं कि सबसे मजबूत संगठन अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। ऐसे में क्या तस्वीर उभरेगी? दोनों खास मेहमान दोनों पार्टियों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय खैरा साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है सर दोनों का। विजय खैरा जी, विजय संकल्प यात्रा एक तरह से मान लें आपके नाम पे ही जैसे रखी गई हो, तो यहां पर जो विजय संकल्प यात्रा है, क्या लगता है उतना असरदार होगी? हमको तो कोई शक नहीं लगता। मेरे ख्याल से आपको भी नहीं लगना चाहिए और मैं विरोधियों को भी। स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है। हमने पहले जी लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 उससे पहले 27 जीती थी। 15 साल का शासन है, लेकिन और कुशल शासन रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस को एक और मुसीबत उठानी होगी। जी, लोकप्रियता हमारे नेताओं का काम, भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र का काम, सरकार का, ये तो है ही एक तरफ विकास आदि, लेकिन ऐसा चुनाव होगा की बार कांग्रेस पार्टी में जो उनको बिना सिंधिया के लड़ना होगा। जी, इस समय जनरल इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी, तो ये जो ट्रायो है ना, मुख्यमंत्री जी का, शिवराज सिंह जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और नरेश सिंह तोमर जी का, ये ट्रायो
बहुत भारी पड़ने वाला है इस बार कांग्रेस को। तो पहले जो स्थिति थी इनकी थोड़ी बहुत जो ठीक ठाक रहती थी, उसके दो कारण थे। एक तो सिंधिया जी का कांग्रेस में है ना, उनका अपना एक इतिहास है ईमानदारी और सेवा का, और दूसरी बात अर्जुन सिंह जी का अध्यक्ष, उनके बेटे का काम जी। अब धीरे धीरे ये इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने खुद ही खो दिया, सिंधिया जी को खो दिया और उनको कोई काम नहीं दिया ठीक से। तो मुझे लगता है अकेले कमलनाथ की दम पर अगर ये सोचते हैं कि कांग्रेस और कुछ कर लेगी, तो मुझे उनके लिए कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है। मतलब हम ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के नेताओं पर ही निर्भर रहेगी जीत हासिल करने के लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये और उन्हें झेलना पड़ेगा आपकी बात, तो जमान पे जब समझ सबकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने उनके भरकम नेता अब इनसे दूर हो गए हैं ना, जी जी, वो और झेलना पड़ेगा साथ साथ। बाकी काम तो है प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, उनका काम सही, शिवराज जी का, वो अलग बात है। विकास है, गरीबों को, उस पर हम कितनी बहस कर लें, अनगिनत काम है हम लोगों के, और ऊपर से इनको हमने किया ही क्या है, इनका एक ही रट है, हारते जाएंगे और बोलते जाएंगे हमने कुछ नहीं किया, उस पर तो बहस करना है बेकार। तो ये मुख्य जो सामने चीजें दिखाई दे रही हैं, जो इनके पिलर्स जो टूट गए हैं, मतलब अब आपसे बताए अर्जुन सिंह जैसे नेता का बेटा जो 15 साल मिनिस्टर रहा है, हमें कहीं काम ऐसा उनको दिया हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। किसके भरोसे जीतने वाले हैं, अब तो ईश्वरी जाने या यही जाने। ठीक है, मुझे नहीं लगता इनके पास कुछ है जी। रत्नेश जी, उनकी सबसे अच्छी स्टेट थी जो इन्होंने धीरे एक बड़ी बात जो विजय खैरा जी ने कही कि आपके कितने नेता चले गए, लगभग 21 नेता सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और कोई ऐसा नेता है नहीं, यानी कांग्रेस ने अपने नेताओं की जो जमीनी स्तर पर जिन्होंने काम किया उनकी कद्र नहीं की, जिस वजह से वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब आपके सामने और मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। किस वजह से आप सत्ता में आएंगे, पहले तो ये सोच लिया जाए, फिर आपके दावों को क्या हसीन सपने की तरह देखा जाए या वास्तव में कुछ मजबूती है वहां पर? देखिए रविंद्र जी, इस बात का जवाब आपने स्वयं ही दिया था कि कांग्रेस के पुराने नेताओं पर ही भारतीय जनता पार्टी निर्भर है और वो उन्हीं का नाम बार बार लिया। इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि शिवराज सिंह जी ने फला काम किया है या शिवराज सिंह जी की सरकार ने पिछले अपने 3 कार्यकालों में ये उपलब्धियां अर्जित की हैं, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने पूरे वक्तव्य में सिंधिया की बात करते रहे। मतलब एक जो दगा पटाखा है कांग्रेस का, उसके आधार इसको ये गोला बता रहे हैं वहां पर, इसकी कोई महत्व नहीं रहेगा। दूसरी बात देखिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी अब चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ती है। हमने कर्नाटका का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हराया है भारतीय जनता पार्टी को, और रविंद्र जी 223 महीने कुल सरकार रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह के नेतृत्व में, और जिसमें 224 घोटाले हुए हैं। कितने घोटाले हुए? 224 घोटाले। तो क्या ये हर महीने एक घोटाला करने वाली सरकार किस मुंह से जाके लोगों से कहेगी कि भैया हमको वोट दे दीजिए, हमने आपके लिए काम किया है? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि इनकी सरकार के कुछ घोटाले हैं जो हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ा है व्यापम घोटाला। आज जब व्यापम की तलवार शिवराज सिंह तक पहुंच गई, जिसे घोटाले में इनके मुख्यमंत्री तक को अपराधी समझा जा रहा है, तमाम सारे बच्चों ने उसमें आत्महत्या कर ली, तमाम सारे घरों के चिराग बुझ गए व्यापम घोटाले के कारण। उस घोटाले पर 15 साल में जवाब क्यों नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? ये कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच जाकर उनसे पूछ रही है। शराब दुकान रिजर्व प्राइस घोटाला इन्होंने किया, रोजगार कार्यालय ठेका घोटाला इन्होंने किया, हितग्राही धन घोटाला इंदौर में इन्होंने किया, नियमित जमीन लीज घोटाला इन्होंने किया, खाद्य अधिकारी अभियोजन घोटाला इन्होंने किया, पेपर लीक घोटाला इन्होंने किया, घटिया सड़क निर्माण घोटाला इन्होंने किया, बिजली खरीद घोटाला इन्होंने किया, पीएम आवास निर्माण घोटाला इन्होंने किया, जीडीएफ डीडीएफ में 15 घंटों नहीं, लेकिन इतने घोटालों की जो आप लिस्ट जो गिना रहे हैं, जनता भी तो सहमत होनी चाहिए ना उससे। अरे सर, जनता क्यों नहीं सहमत है? जनता सिर्फ, अच्छा आप देखिए रत्नेश जी, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अभी मुझे 10 सेकंड, लेट मी कंप्लीट। 10 व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह के ऊपर आरोप लगे या नहीं लगे? मैं आपकी अगर अक्षरशः मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। जिस मुख्यमंत्री के ऊपर घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगा हो, उसको ये कैसे निपटेंगे और कैसे निपटाएंगे? दूसरा एक बिंदु, ये जो कह रहे थे ना कि संगठन बहुत अच्छा है, 3 गुट चलते हैं मध्य प्रदेश में, शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट, और तीनों के अपने अपने नेता हैं।
खेरा जी जाके पहले मध्य प्रदेश में जमीन पे काम करिए, देखिए वहाँ ठीक है, जाकर। अब आपकी बात हो गई ना, हेलीकॉप्टर अब आपकी बात हो गई। अभी जो नेतृत्व है ना, रत्नेश जी ये देखिए, सुनिए तो नहीं अरे तो रवि जी, आपकी बात हो गई ना। कांग्रेस के लिए, अरे सुनिए तो सरकार, सिंधिया कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, हाँ। सिंधिया खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि वो हम सब मान लेते हैं सर। रत्नेश जी आप सुनिए, ठीक है, जो जमीनी कार्यकर्ता वो उनको ठीक है, संस्कार नहीं ठीक है, कर रहा ठीक है, आप सुन तो लीजिए। हो आपकी बात हो गई ना कंप्लीट, आपने सारी बात कर ली, तीनों गुट गिना दिए। असल में वो ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, तो सिंधिया जी आए चाहे कोई आए उससे मतलब नहीं है। वहां तो ऊपर से जो नारा चलता है या ऊपर से जो बात चलती है वो नीचे तक का कार्यकर्ता मान लेता है। जो चुनौतियां तीन गुटों की बात आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो वो चुनौतियां आपके साथ भी तो है ना। आपको भी अभी अपने संगठन को मजबूत करना, और वही कवायद चल भी रही है। तो क्या लगता है कि इतना मजबूत हो गया है? वो यही तो पूछ रहे हैं विजय खेरा साहब कि किस दम पे चुनाव लड़ेंगे। आप उनकी लिस्ट लेकर जाएंगे, उससे जनता कैसे प्रभावित होगी? संगठन की भी तो मजबूती होनी चाहिए ना। अब मैं जवाब दे देता हूँ जी। विजय खेरा जी की एक बात को आपने बताया कि उनका संगठन बहुत मजबूत है। आप जिस जगह से आप ग्वालियर क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, गहलोत जी को वहाँ का वो बनाया गया है, क्या कहते हैं, पर्यवेक्षक। और गहलोत जी का और सिंधिया जी का दोनों का क्षेत्र ग्वालियर ही है। ठीक है। अब अगर गहलोत और सिंधिया के बीच टकराव होता है भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर क्षेत्र में टिकट बंटवारों को लेकर, तो खेरा जी के पास क्या प्लान है उसको? और मैं आपको चीज बताऊं, ये प्लान तो आपका गुजरात में जब गहलोत जी को प्रभारी बनाया गया था फेल हो गया था ना। सरकार गहलोत जी के हाथ में कमान उस समय भी तो सौंपी गई थी ना, गुजरात में जब थे चुनाव। सुनिए तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश में चुनाव के सिलसिले में 15 दिन रह के आया हूँ। सिंधिया गुट के लोगों के टिकट कटने का डर सता रहा है। सिंधिया गुट के लोगों के टिकट कट रहे हैं क्योंकि गहलोत जी अपनी प्रभुता को इस क्षेत्र में बनाए रखने के लिए अपने लोगों को ज्यादा महत्व देंगे। तो इनके यहाँ जो गड़बड़ झाला चल रहा है रविंद्र जी, उस पर पहले निपटे। मैं एक बार फिर विजय जी को कहूंगा कि जाइए मध्य प्रदेश का ग्राउंड देख के आइए कि आपके यहाँ कितना। और दूसरी बात, अगर सिंधिया जैसे नेताओं के ऊपर ये निर्भर है, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो केवल चद्दर और दरी बिछाने के लिए है। उसके पास सिंधिया के चाटुकारिता करने के अलावा, सिंधिया की जी हजूरी करने के चलिए अलावा इसका जवाब कोई लेंगे एक छोटे से रास्ता ब्रेक का। अपनी मजबूत पकड़ का मध्य प्रदेश में दोनों दल वादा कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं, लेकिन जनता किससे सरोकार रखेगी ये समझना होगा। दो अहम सवाल जो पूछे रत्नेश जी ने, जरा हम विजय खेरा जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे, सीधे विजय खेरा जी को दिखाइए। विजय जी, व्यापमं घोटाले का आरोप लगाया है और सीएम के ऊपर आरोप है, जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? व्यापम के बाद चुनाव हो चुका, एक बात जनता ने बता दिया व्यापम में क्या है। दूसरे, व्यापम के ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारा कोर्ट हो चुका है। उसमें कभी कोई दाग लगा है? जो इन्हें बोलने का अधिकार है उसके ऊपर क्या मुख्यमंत्री के ऊपर कहीं कोर्ट ने कोई दाग लगाया है? सजा दे दी, उनको भीतर कर दिया। अब बात छेड़िए, हम बता सकते हैं कि उनके अध्यक्ष लोग काने राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों जमानत में हैं। वो जमानत ना हमने दी ना हमने मुकदमा किया है। उन्होंने हरकतें की, जो भी खेल किया उन्होंने नेशनल हेराल्ड में, सुप्रीम कोर्ट में आपको जमानत लेना पड़ गई। ये हालत है आपकी दोनों की, मतलब पुराने अध्यक्ष भी राष्ट्रीय, आज के भी। तो ये लेके तो अगर हम जाएंगे तो क्या दुर्दशा होगी आपकी, वो सोचो पहले। हम तो बात नहीं छेड़ना चाह रहे थे, लेकिन आपने छेड़ दी। तो अब इतिहास देख लो पूरा का पूरा आपका क्या है। अब सवाल रहा दूसरी बात, एक तो व्यापम का तो ये बता ही दिया आपको। अब आप बार बार ये घोटाला वो घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला। अगर वो घोटाले हैं तो सोते क्यों रहे आप? यानी आपने जनता के साथ धोखा किया है। वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि सिंधिया जो है कांग्रेस, सिंधिया जो है वो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए चुनौती होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, सारे धोखे लेके आप सोते रहे आराम से। अरे हाईकोर्ट तक नहीं गए फंसाने के लिए हम लोगों को। अगर हमने किया तो आपकी जिम्मेदारी थी जाना, न्याय दिलाना जनता को। इसका मतलब एक झूठे हवा में षड्यंत्रकारी साजिश के तौर पर आप ऐसा बोल रहे हैं। बोलते रहिए इसको। रहा आपका ये, आपने कहा कि मध्य प्रदेश मैं रहने वाला हूँ। रत्नेश जी जवाब दे रहे हैं जी। एक सेकंड, और 10 दिन रहता हूँ, चारों तरफ मध्य प्रदेश से घिरा है। आप झांसी ललितपुर बिना मध्य प्रदेश के जा ही नहीं सकते। और मेरी राजनीति वहीं से पीसीसी मेंबर या आईसीसी मेंबर करके शुरू हुई थी। बाद में मैं यूपी में आया हूँ अपने राज्य के क्षेत्र में। लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतती कहाँ है, वो तो ऑपरेशन लोटस चला के जीत लेती है। हाँ, लोटस तो हम फिर भी चलाएंगे। लोटस ही चलेगा इस देश में, पंजा नहीं चलेगा। खूनी पंजा गया, कीचड़ से निकला हुआ लोटस ही अब चलेगा देश के अंदर, वही कमल चलेगा। नहीं, वो ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं।
जनता ने आपकी, लेकिन हम तो समझ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, जनता को तो समझाओ ये पहले। नहीं, तो लोटस ही चाहती है, हम क्या कर सकते हैं? लोटस ऑपरेशन लोटस में फर्क है विजय खैरा जी, थोड़ा सा। वो ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया हूँ। हाँ। ये ऑपरेशन लोटस आप कर रहे हैं ना, हाँ। पर जनता तो लोटस की बात कर रही ना, ऑपरेशन लोटस की तो बात नहीं कर रही है। ठीक, जनता ने तो पंजे को निपटा दिया ना ऊपर से नीचे तक पूरे हिंदुस्तान में। नहीं, वो पंजे को तो वापसी ला रहे हैं। हिमाचल में वो आ गए हैं, कर्नाटक में वो आ गए हैं, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में छीन ली सत्ता। तो ये कुछ संकेत अच्छे भी नहीं मिल रहे हैं। अब आप क्या और अब तो मणिपुर पे जवाब मांगा जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? पूरा मिटाना चाहते हैं क्या इन लोगों को, बेचारों को? अरे एक दो स्टेट में अगर रहेंगे तो विपक्ष थोड़ा बहुत तो जिंदा कहीं ना कहीं रहना ही चाहिए ना। अब पूरा तो हम भी नहीं चाहते। अच्छा, तो नड्डा साहब की बात सही थी, इसका मतलब नड्डा साहब की बात ठीक थी। इक्के दुक्के अगर जी रत्नेश जी जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्तागण हैं उनको थोड़ा सा डिबेट में आने के पहले कुछ तथ्यात्मक बातें देख लेनी चाहिए, कुछ रिसर्च कर लेनी चाहिए। 2014 में एसटीएफ द्वारा नियुक्त आईटी सलाहकार प्रशांत पांडे उर्फ मिस्टर एस ने कुछ खुलासे किए थे, वो मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट कहा क्या था। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा था कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम हटाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, और बाद में उनके बाद जो क्या कहते हैं जांच अधिकारी आए, उन्होंने उनके नामों को हटाने का काम किया और उनको क्लीन चिट दिलाने में सहयोग किया। दूसरी बात, उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि 2014 में ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चौहान को उनके द्वारा लगातार परेशान करने का दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विसल ब्लोवर का काम किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसटीएफ के द्वारा नियुक्त किए गए आईटी एक्सपर्ट प्रशांत पांडे कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, विजय खैरा जी ये कह रहे हैं कि अगर आपके हाथ में इतना मामला है तो आप कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं, आप जनता को ये बता सकते हैं। सुनिए सर, सुनिए तो मैं वही तो कह रहा हूँ। कोर्ट में मामला है, जो खेरा साहब कह रहे थे कि क्लीन चिट मिल गई, कहीं कोई क्लीन चिट नहीं मिली। अभी मामला चल रहा है, मुख्यमंत्री उस मामले में विचाराधीन है। पहले तथ्यों को सही से रखा करें। जमानत पे है क्या मुख्यमंत्री? अरे सुनिए तो, झूठ बोलने की नहीं, वो कह रहे मामले में नाम है, झूठ सही नहीं तो सर सुनिए तो, जिसके मालिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उनको अपने प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों के सामने और तथ्यों की बात रखने वाले के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक्सपोज हो जाएंगे। तो पढ़ा लिखा करिए। ऐसा एक तबका जो आपसे कट गया है रत्नेश जी, एक तबका जो आपसे कट गया है, अगर 21 विधायक इधर से उधर होते हैं आपके नेता, तो निश्चित तौर पर उनका वोट बैंक भी उस तरफ सरक जाता है। अब इसकी भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी? अच्छा चलिए, आप सत्ता में आ गए, फिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? कमलनाथ। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्लियर है भाई, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। मतलब नए चेहरों को जगह नहीं होगी? अरे बिल्कुल, नए चेहरों को क्यों जगह नहीं होगी, कैबिनेट में जगह दी जाएगी। सरकार चलाने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है रविंद्र जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नए चेहरे के तौर पर सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी? लेकिन अरे सुनिए तो सर, राजस्थान में जिस तरह से बैसाखी बनाकर गहलोत साहब ने जीता है चुनाव, और उसके बाद किनारे लगा दिया सचिन पायलट को, और उसी बात से नाराज होकर यहाँ पर सिंधिया चले गए थे, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? बाकी जो युवा नेता उन पर कैसे आप भरोसा जमाएंगे जब उनको मौका ही नहीं मिलेगा? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देती है, इसका सबसे सशक्त और सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने आपके टीवी चैनल पे बैठा हुआ है। मेरे पिताजी ना तो सांसद थे, न विधायक थे, न प्रधान थे, न जिला पंचायत अध्यक्ष थे। आपके चैनल पे पिछले 2 साल से मैं प्रवक्ता के तौर पे पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी एक ऐसे प्रवक्ता का नाम बता सकते हैं जिसके बाप दादा नाना नानी मौसा मौसी कोई विधायक या सांसद न रहे हो, जवाब दे रहे हैं, पार्टी में एक दिन में राष्ट्रीय प्रवक्ता तक पहुंचा हो? कैसी बात करते हैं? मेरे साथ के मैं ऐसे 10 नाम आपको गिना सकता हूँ जो मेरे जैसे साधारण किसान परिवारों से हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय पार्टी का पक्ष रखने के लिए तमाम सारे पदों पर हैं। ठीक है विजय खैरा जी, रत्नेश जी ये कहना चाहते हैं लोकतंत्र की जब बात चलती है, लोकतंत्र की जब बात चलती है तो वो कांग्रेस पार्टी में नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी में कोई ना कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। अब इसी आधार पर क्या तय होगी जीत एमपी की? पहली चीज तो इन्होंने जो उदाहरण दिया है तो आवश्यक है,
मेरे पिताजी विधायक थे सन 52 में कांग्रेस से। मेरे पिताजी 57 में निर्दलीय विधायक थे, 2 जगह से जीते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 6 बार जेल गए थे, समझे आप, पिताजी कोठरी में रहे थे। इसका मतलब क्या मुझे राजनीति करने का अधिकार नहीं है? बट यू आर टॉकिंग यार। नहीं तो ये बात तो फिर तो ये बात पलट गई जब उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता था, जब या तो फिर आप परिवारवाद की जब आप करते हैं, परिवारवाद की बात नहीं करनी चाहिए। बढ़िया, आपका तो मैं इस प्रश्न का इंतजार कर रहा था। हाँ। सवाल परिवारवाद का है कि आप सीट का ट्रांसफर करना, इसमें फर्क है। बाप का ट्रांसफर सीट को बेटे को करना, फिर नाना अध्यक्ष, फिर उसका बेटा अध्यक्ष, फिर उसकी बेटी अध्यक्ष, फिर उसका बेटा अध्यक्ष। मेरा सवाल इसका है, आप सीट को ट्रांसफर करते हो राजा महाराजाओं की तरह, प्रजातंत्र की ये हत्या है। लेकिन अगर कोई हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी ओबीसी से आ गया, कभी साउथ से आ गया, भारतीय जनता पार्टी का कभी नॉर्थ से आ गया, कहीं से भी कोई आता है जो जीत जाता है। ठीक है, एक लाइन में जवाब चाहेंगे विजय खैरा जी, आपके यहाँ अगर जब चुनाव होगा, मान लीजिए जीतती है भारतीय जनता पार्टी, तो सीएम पद का चेहरा कौन है हमारे यहाँ? जी देखिए, सीएम तो चुनता है विधायक दल का नेता। एक कांग्रेस में भी प्रथा थी जो खत्म हो गई थी। पास चेहरा ही नहीं है, इनके पास चेहरा ही नहीं है। हमारे पास चेहरा नहीं, हम तो बिना चेहरे के लड़ रहे हैं। जिस तरह ये तो एक चेहरा है, वो 2 जगह फ्लॉप हो चुका है। एक चेहरा है नरेंद्र मोदी, वो 3 प्रदेशों में फ्लॉप हो चुका है, दिल्ली, हिमाचल और कर्नाटक। आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं गुमनाम चेहरे से लड़ रहे हैं ना, बिल्कुल गुमनाम। राष्ट्र में नेता की जरूरत पड़ती है। खैर, अगर आपके पास कमलनाथ नेता है तो आपको मुबारक हो वो नेता। अगर वो आपके नेता है कमलनाथ जी, जिनका पिछला इतिहास कुछ करने का ही नहीं है, 0 है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी जैसी उम्मीदें हैं वो देखना, ये जनता से बताए 2024 का भी चुनाव है, उसमें देखा जाएगा। आपके लिए सिंधिया जी बड़े भारी नेता थे। रवीश जी 10 सेकंड का टाइम जी रख दीजिए, रखिए बात रखिए रत्नेश जी। अभी ये परिवारवाद पे समय कम है, समय कम, 10 सेकंड में बात रखिए। गोपीनाथ मुंडे की बेटी क्या है इस समय? स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी इनकी पार्टी से क्या है इस समय? बृजभूषण सिंह का इनका बेटा इनकी पार्टी से क्या है इस समय? कौन कहाँ से लड़ रहा, सुनिए, समय इतना ही था रत्नेश जी, माफी चाहेंगे, मैं माफी चाहूंगा, समय इतना, फिर हम आगे कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये आरोप तो आप लगाते रहेंगे, कोई कहां से खड़ा है इसका क्या असर पड़ना है? जनता अगर चुनकर भेज रही तो लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, और चुना जा रहा नेता वो परिवार से हो या जनता सरोकार रखती है ना, ये सबसे बड़े मायने लगते हैं। अब कांग्रेस किस तरह से वहां अपनी मजबूत पैठ बनाएगी ये देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है ना कि वो सबसे मजबूत स्थिति में है, तो ये मायने रखता है। खैर, संगठन की बात है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, ये कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि ऑपरेशन लोटस जिस तरह से चला या उनके जो अपने नेता नाराज होकर गए, वैसी स्थिति इस बार नहीं आने वाली। लेकिन वहीं अमित शाह जी को पूरा भरोसा है कि ये जो विजय संकल्प यात्रा उन्होंने निकाली है, इससे वो जनता के बीच जाएंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे, और संगठन में ही शक्ति होती है। बट असल तस्वीर तो चुनाव के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।